हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अम्ल, एसिड्स और क्षारक, बेसिस के गुणधर्म हैं। दोस्तों, आप पहले से ही इस तथ्य से अवगत हैं कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आइए अब हम अपने विषय को अम्ल और क्षारक के कुछ दैनिक जीवन उदाहरणों से शुरू करते हैं। यदि परिवार का कोई व्यक्ति अधिक भोजन करने के बाद अम्लता की समस्या से पीड़ित है, तो आप निम्न में से कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन? उपचार चुनते समय आपने कौन से गुणधर्म के बारे में सोचा? निश्चित रूप से आपने अम्ल और क्षारक के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के ज्ञान का उपयोग किया होगा, है ना? और इसलिए जब कोई अम्लता से पीड़ित होता है तो आप जो उपचार दे सकते हैं वो है बेकिंग सोडा का विलयन, क्योंकि इससे अतिरिक्त अम्ल बेअसर हो जाएगा और तुरंत राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही संकेत मिलता है कि ये पदार्थ की प्रकृति के बारे में सूचना देता है कि पदार्थ प्रकृति में अम्लीय, एसिडिक है या क्षारकीय, बेसिक है। आइए पहले हम प्राकृतिक सूचक लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक, इंडिकेटर की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय, एसिडिक होता है और न ही क्षारकीय, बेसिक, तब वो बैंगनी रंग का होता है। ये अब दो रूपों में उपलब्ध है, जो नीले और लाल लिटमस हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तथा लाल लिटमस के मामले में रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी तरह स्वाद में कड़वा होने वाले क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदलते हैं, तथा नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। हल्दी एक और ऐसा सूचक है। क्या आपने देखा है कि एक सफेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाले साबुन को रगड़ा जाता है तब वो लाल भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब पानी से क्षारकीय साबुन निकल जाता है। दोस्तों, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो प्राकृतिक पीले रंजक से बना है। ये क्षारकीय विलयनों में लाल हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का अर्क, जो लाल पत्ता गोभी के पत्तों से निकाला जाता है, भी एक प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर है। इसका रंग लाल है और ये अम्लीय, एसिडिक विलयनों में लाल रहती है और क्षारकीय, बेसिक विलयनों में हरी हो जाती है। हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम जैसे कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में रंग बदलते हैं और एक सूचक, इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रेंजिया पौधे के फूल नीले रंग के होते हैं और ये क्षारकीय, बेसिक विलयनों की उपस्थिति में गुलाबी हो जाते हैं। आप संश्लेषित सूचकों का भी उपयोग कर सकते हैं। संश्लेषित सूचक वे सूचक हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, और जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक के परीक्षण करने में होता है। मिथाइल ऑरेंज का तटस्थ रंग नारंगी है। वो अम्लीय, एसिडिक विलयन में लाल रंग देता है और क्षारकीय, बेसिक विलयन में पीला रंग देता है।
फिनोल्फ्थलीन का तटस्थ रंग बेरंग है। ये अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है और क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। आइए अब हम एक क्रियाकल्प के द्वारा देखें कि विभिन्न पदार्थ पृथक-पृथक सूचकों के साथ कैसे रंग बदलते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र करें। अब इन प्रत्येक विलयनों की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी-बारी से रखें और सारणी में लिखे सूचकों की एक-एक बूंद से जांच करें। आप लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन देखते हैं? अपने प्रेक्षण को सारणी में लिखें। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल एसिड है या क्षारक बेस। एक और प्रकार का सूचक है जो गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। गंधीय ऑल्फैक्टरी शब्द का अर्थ गंध की भावना से है। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदलती है उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्याज और वेनिला एसेंस। प्याज में एक विशिष्ट गंध होती है। जब हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकीय विलयन में मिलाते हैं तो प्याज की गंध का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि एक अम्लीय विलयन प्याज की गंध को नष्ट नहीं करता है। वेनिला एसेंस में एक विशिष्ट सुखद गंध है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्षारकीय विलयन वेनिला एक्सट्रैक्ट में मिलाया जाता है तो हम वेनिला एक्सट्रैक्ट की गंध का पता नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अम्लीय विलयन वेनिला एक्सट्रैक्ट की गंध को नष्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अम्ल, एसिड्स और क्षारक बेसिस के गुण धर्मों का अध्ययन किया। ये आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया है। इस वीडियो में हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों को बेहतर तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और इस तरह की अभिक्रिया को क्या विशेष नाम दिया जाता है। आइए अब हम पहली अभिक्रिया से शुरू करते हैं जो है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। आइए इसे एक क्रियाकल्प के द्वारा समझें। दिखाए गए चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करें। अब एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लें और उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालें। दानेदार जिंक की सतह पर आप क्या देखते हैं? आप जिंक के दानों की सतह पर गैस के बुलबुले बनते हुए देखेंगे। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? अब एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या देखेंगे? साबुन के बुलबुले में मौजूद गैस फट फट ध्वनि के साथ दहन होती नजर आती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकमात्र हाइड्रोजन गैस का दहन फट फट ध्वनि के साथ होता है। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जिंक के दानों और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में विकसित होती है।
कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल के साथ ये क्रियाकल्प दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न? आप पाएंगे कि सभी स्थितियों में आपका प्रेक्षण एक समान होगा। इन सभी अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल एसिड के साथ धातु मेटल की अभिक्रिया को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु मेटल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए अम्ल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। आइए अब हम धातुओं मेटल्स के साथ क्षारकों बेसिस की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जब एक धातु मेटल के साथ एक क्षारक बेस अभिक्रिया करता है तो एक धातु लवण मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जिंक के दानेदार टुकड़ों के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इस तरह हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल एसिड और क्षारक बेस दोनों धातुओं मेटल्स के साथ अभिक्रिया करने पर लवण सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए अब आगे बढ़ें और धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक किस तरह अभिक्रिया करते हैं इस पर चर्चा करें। पहले हम अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं। आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। दो परख नलियां लें और उन्हें ए और बी से नामांकित करें। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले एवं परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ले। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि एक गैस का तेज प्रवाह उत्पन्न होता है। उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित करें। आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जिससे पता चलता है कि विकसित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ समय के लिए दूधिया चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते रहें। आप देखेंगे कि चूने का पानी फिर से साफ हो जाता है। इससे पता चलता है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप जल में घुल जाता है। हम धातु कार्बोनेट की जगह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। एक बार फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो चूने के पानी को दूधिया बना देगी और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर दूधिया चूने का पानी एक बार फिर से साफ हो जाएगा। अब अगर हम क्षारकों की बात करें तो क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों क्षारकीय बेसिक हैं। आइए अब अगले प्रकार की अभिक्रिया देखें, जो है क्षारक बेस के साथ अम्ल एसिड की अभिक्रिया।
जब एक अम्ल एक क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, सॉल्ट और जल का निर्माण होता है। आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा जानें। एक परख नली में लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लें और उसमें 2 बूंदे फिनोल्फ्थेलीन विलयन डालें। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन का रंग गुलाबी है। अब इस विलयन में एक एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हम देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मात्रा मिलाने के बाद गुलाबी रंग गायब हो जाता है और विलयन बेरंग हो जाता है। लेकिन अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थेलीन का रंग क्यों बदल गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परख नली में अब तक लिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के प्रभाव को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने समाप्त कर दिया है। फिनोल्फ्थेलीन का रंग गुलाबी से रंगीन हो जाता है क्योंकि परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई भी क्षारक नहीं बचा है और अभिक्रिया मिश्रण तटस्थ हो गया है। अब इस मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की कुछ बूंदें मिलाएं। क्या फिनोल्फ्थेलीन का गुलाबी रंग फिर से प्रकट हो जाता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदों को मिलाने के बाद अभिक्रिया मिश्रण फिर से क्षारकीय बेसिक हो गया है। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड, लवण और जल का निर्माण होता है। चूंकि एक अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए लवण, सॉल्ट और जल निर्माण करने के लिए अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रकार की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे जो है लवण और जल बनाने के लिए अम्ल एसिड के साथ धात्विक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया। और दोस्तों, आप पहले से ही जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय है और इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया के बारे में क्या कह सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही। क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आइए धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया के एक उदाहरण पर चर्चा करें। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। अब इसे हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो गया है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल गया है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड CuCl2 के बनने के कारण हुआ है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लवण और जल बनाने के लिए अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको इस अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बीच कोई समानता नजर आई? जी हां दोस्तों, ये भी एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड वास्तव में क्षारकीय होते हैं और इसलिए ये अभिक्रिया क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया बन जाती है। आइए अब एक
अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्षारक बेस की अभिक्रिया पर चर्चा करें। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और इसलिए ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होती है। अतः अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नमक और जल बनाने के लिए क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि अधात्विक ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। सही, इसलिए ये अभिक्रिया तो वास्तव में एक क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया है। उदाहरणतः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अधात्विक ऑक्साइड है के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल निर्माण करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक की समानताओं कॉमनैलिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अम्ल और क्षारक की समानताएं, कॉमनैलिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं और इसी तरह सभी क्षारकों में समान गुणधर्म होते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? सभी अम्ल में कुछ समान होना चाहिए जिसके कारण सभी अम्ल में समान गुणधर्म होते हैं। इसी तरह सभी क्षारकों में कुछ समान होना चाहिए जिसके कारण उनमें भी समान गुणधर्म होते हैं। इस वीडियो में हम इस कुछ की खोज करेंगे जो सभी अम्ल और सभी क्षारकों में समान है। आइए अब हम पहले अम्लों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी सभी अम्लों में क्या समानता है। इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझेंगे। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लें। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रखें। चित्र के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अब इस प्रक्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि बल्ब फिर से जलने लगता है। इससे पता चलता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भी विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्लीय विलयन से विद्युत का प्रवाह होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। इस क्रियाकल्प को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराएं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों विलयनों के क्रियाकल्पों में बल्ब नहीं जलता है। दूसरे शब्दों में ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयन विद्युत का चलन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा, अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO-, H2SO4 में SO4 2- होते हैं।
क्योंकि अम्ल में मौजूद धनायन H+ हैं। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुण धर्म अम्लीय होता है। तो सभी अम्लों में सामान्य बात यह है कि वे विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ उत्पन्न करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि क्षारकों में क्या समानता है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और उन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब जब भी हम इस चर्चा में क्षारक के बारे में बात करेंगे, हम इन जल में घुलनशील क्षारकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें क्षार अल्कलाई कहा जाता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों के साथ पिछली क्रियाकल्प को दोहराएंगे। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि एक बार फिर बल्ब जलने लगता है। इससे पता चलता है कि बीकर में लिया गया क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करता है। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। क्षारकीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह क्षार में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करने के लिए जल में घुल जाता है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी क्षारकों या क्षार की एक समानता ये है कि वे जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन करते हैं। इस वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक की समानताओं, कॉमनैलिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम पीएच के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है पीएच स्केल। दोस्तों, आप पहले से जानते हैं कि कुछ अम्ल अधिक प्रबल होते हैं जबकि कुछ अन्य अम्ल कम प्रबल होते हैं। क्षारकों के मामले में भी ऐसा ही है। इनमें से कुछ अधिक प्रबल होते हैं और कुछ कम प्रबल होते हैं। हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता को कैसे मापते हैं? हम अम्ल और क्षारक की प्रबलता निर्धारित करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो ये है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की संख्या अधिक होती है। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अम्लीय विलयनों में हाइड्रोक्साइड आयन OH- होते हैं जो पानी के आयोनाइजेशन से बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसी तरह क्षारकीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों OH- की संख्या अधिक होती है तथा उनमें हाइड्रोजन आयन H+ भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। इस तरह अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं। 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल विकसित की जिस पर हम अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की प्रबलता उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के जरिए दर्शा सकते हैं। ये स्केल पीएच स्केल कहलाती है। इस पीएच में P सूचक है पुसान्स, पोटेंस जो जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति।
सोरेनसन ने अपने पीएच स्केल पर अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 0 से 14 तक की संख्याओं के साथ सरलता से जोड़ा। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किस विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएच केवल एक संख्या है और इसकी कोई इकाई नहीं है। किसी भी उदासीन विलयन, ऐसा विलयन जो अम्लीय या क्षारकीय नहीं होता, के पीएच का मान 7 होगा। उदाहरण के लिए शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है और इसलिए इसके पीएच का मान 7 है। इसलिए पीएच 7 मान वाले विलयनों अर्थात उदासीन विलयनों का मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फ्थलीन जैसे सूचकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब अम्लीय विलयनों के पीएच के बारे में बात करते हैं। अम्लीय विलयनों का पीएच 7 से कम होता है। उदाहरण के लिए पीएच 4, पीएच 4 वाला विलयन प्रकृति में अम्लीय होगा। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विलयन में अम्लीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए पीएच 1 वाला अम्लीय विलयन पीएच 6 वाले दूसरे अम्लीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक अम्लीय है। इसलिए सभी पीएच 7 से कम वाले विलयन प्रकृति में अम्लीय हैं और इसलिए वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और साथ ही वे मिथाइल ऑरेंज सूचक को लाल कर देते हैं। अब हम क्षारकीय विलयनों के पीएच मान के बारे में बात करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्षारकीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए पीएच 11 का एक विलयन प्रकृति में क्षारकीय होगा। ये भी ध्यान दें कि विलयन में क्षारकीयता की प्रबलता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए पीएच 14 का एक क्षारकीय विलयन पीएच 10 के एक अन्य क्षारकीय विलयन की तुलना में बहुत अधिक क्षारकीय होगा। तो पीएच जितना अधिक होगा, क्षारकीय विलयन उतना ही प्रबल होगा। 7 से अधिक पीएच वाले सभी विलयन प्रकृति में क्षारकीय हैं और इसलिए वे लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और वे फिनोल्फ्थलीन सूचक से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पीएच 7 पर एक विलयन उदासीन है। जैसे जैसे किसी विलयन का पीएच 7 से घटता जाता है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और इस कारण अम्ल की प्रबलता बढ़ती चली जाती है। दूसरी ओर जैसे जैसे विलयन का पीएच 7 से 14 तक बढ़ता है, विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्षारक की ताकत भी बढ़ती चली जाती है। इस वीडियो में हमने पीएच स्केल का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लवण सॉल्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लवण सॉल्ट्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लवण सॉल्ट्स क्या हैं। लवण सॉल्ट एक यौगिक है जो एक अम्ल में
हाइड्रोजन को धातु मेटल द्वारा प्रस्थापित करने से बनता है। आइए अब हम लवण के बारे में और विस्तार में जानें। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब यदि हम इस अम्ल के हाइड्रोजन H को एक धातु सोडियम Na के परमाणु से प्रस्थापित करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण प्राप्त होगा। ये सबसे ज्यादा जाना जाने वाला लवण है और ये वही नमक है जिसका हम रसोई में उपयोग करते हैं और जिसे साधारण नमक कॉमन सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। लवण सॉल्ट अम्ल एसिड और क्षारक बेस की अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक लवण के दो जनक हैं, एक अम्ल और एक क्षारक। अतः लवण के नाम में दो भाग होते हैं। लवण के नाम का पहला भाग क्षारक के नाम से लिया जाता है और लवण के नाम का दूसरा भाग अम्ल के नाम से आता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम ये नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है जो एक क्षारक है और क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आता है जो एक अम्ल है। दोस्तों चलिए अब हम लवण के गुण धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। लवण ज्यादातर ठोस होते हैं। लवण के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अधिक तापमानों पर होते हैं। ये आमतौर पर जल में घुलनशील होते हैं। अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की तरह जल में लवण के विलयन उनमें उपस्थित आयनों के कारण विद्युत को प्रवाहित करते हैं। लवण आयोनिक यौगिक आयोनिक कंपाउंड्स हैं। प्रत्येक लवण में एक ऋणात्मक आवेशित ऋणायन एनायन और एक धनात्मक आवेशित धनायन कैटायन होता है। उदाहरणतः एक लवण NaCl में Na+ धनायन कैटायन और Cl- ऋणायन एनायन होता है। चलिए अब हम लवण के विभिन्न परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों ही लवण एक ही परिवार के हैं जिन्हें सोडियम लवण कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों में समान रूप से धनात्मक आवेशित आयन Na+ सोडियम आयन होते हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड एक ही परिवार के हैं क्योंकि उनमें समान ऋणात्मक आयन अर्थात Cl- आयन है। लवण के कुछ महत्वपूर्ण परिवार हैं सोडियम लवण, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, जिंक लवण, कार्बोनेट लवण और एसिटेट लवण। अब हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो है लवण विलयनों का pH। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लवण एक अम्ल और एक क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। इसलिए हम लवण को प्रकृति में उदासीन न्यूट्रल होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कई लवणों का विलयन उदासीन होता है, लेकिन कुछ लवण जल में घुलने पर अम्लीय एसिडिक या क्षारकीय बेसिक विलयन उत्पन्न करते हैं। कुछ लवण के विलयनों के अम्लीय अथवा क्षारकीय प्रकृति को लवण के जलीय विश्लेषण हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के द्वारा समझाया जा सकता है। सबसे पहले प्रबल अम्ल और
प्रबल क्षारक के लवण के विलयन उदासीन होते हैं, यानी उनके पीएच का मान 7 होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए ये एक उदासीन लवण न्यूट्रल सॉल्ट का उत्पादन करते हैं। अगला प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय विलयन जिनके पीएच का मान 7 से कम होता है उत्पादित करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण अमोनियम क्लोराइड की मदद से समझते हैं। ये एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा बनता है और इसलिए ये लवण प्रकृति में अम्लीय है। अंत में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण क्षारकीय विलयन या क्षार उत्पादित करते हैं। दूसरे शब्दों में इनके पीएच का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सोडियम कार्बोनेट लवण एक दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल और एक प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और इसलिए प्राप्त लवण प्रकृति में क्षारकीय है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, जैसे 1. सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के उत्पादन के लिए। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को यहां दर्शाया गया है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादक में विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज की फैक्ट्री, रासायनिक उद्योग तथा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एवं कपड़े धोने का सोडा वॉशिंग सोडा के उत्पादन में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लवण सॉल्ट्स के बारे में अध्ययन किया।